तो अब डायरेक्ट टैक्स ऑडिट का कुछ और थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है, बाकी सारा हमने तो देख ही लिया है कि अपना चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में ऑडिट का होता है तो क्या करना पड़ता है, 35D में क्या करना पड़ता है, ठीक है। और 44AB का कंडीशन हमने देख लिया है। 3C A फॉर्म कब जाता है, 3C B फॉर्म कब जाता है, 3C D फॉर्म कब जाता है, वो भी देख लिया है हमने। सारे कंडीशंस देख लिए हैं, 44AD, 44ADA, 44BEAE, BBB तीनों देख लिया है सारा कुछ, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम पहले तो एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तब हम जा कर के आगे बढ़ते हैं। जो 3CD के क्लॉजेज है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन एक देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो, आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है। एक कंपनी है, उस कंपनी का क्या है, टोटल टर्नओवर दिया हुआ है 8.13 करोड़ का टर्नओवर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि उसमें ये एडजस्टमेंट्स, जो नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो एडजस्टमेंट करी नहीं हुई है। और आपको बोल रहा है कि अब बताओ कि इसका टर्नओवर क्या होगा। और इसके बाद ये टैक्स ऑडिट के बारे में ही पूछेगा कि भाई टैक्स टर्नओवर क्यों पूछ रहा है। ये टर्नओवर इसीलिए पूछ रहा है ना कि 44AB के अंदर में जो क्लॉज 1 है, उस क्लॉज 1 में 1 करोड़ और 5 करोड़ को पकड़ना है आपको। अगर 1 करोड़ और 5 करोड़ वाले टर्नओवर के फॉल के अंदर में, लिमिट के अंदर में अगर फॉल कर जाएगा तो इसका टैक्स ऑडिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले से इसका टर्नओवर बता रखा है 8.13 करोड़, ठीक है। और इसमें से कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। अब आप उस एडजस्टमेंट को अच्छे तरीके से कर लोगे और आप इसको और सही तरीके से टर्नओवर निकाल लिया, तो आप आंसर सही करके आ जाओगे कि हाँ भैया इसका टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा। तो चलो हम देखते हैं कौन सा एडजस्टमेंट है। तो एक तो है डिस्काउंट अलाउ। चलो एडजस्टमेंट देखने से पहले एक बात मुझे बताओ कि टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। आपको भली भांति पता है कि टर्नओवर में अगर ट्रेड डिस्काउंट हम कुछ देते हैं तो वो एक्सक्लूड कर देते हैं हम उसको। अगर कोई सेल रिटर्न होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कैश डिस्काउंट कभी हमने टर्नओवर से कम किया है? कैश डिस्काउंट हमने कभी टर्नओवर से कम नहीं किया है। सेल करने के बाद जब डेटर्स हमारा विद इन टाइम पैसा दे देता है तो उसको हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर कमीशन दे देते हैं बाद में। तो वो कमीशन और कैश डिस्काउंट जैसा जो भी होता है वो कभी भी हमारे टर्नओवर से लेस नहीं होता है। बस इसी से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर करके क्वेश्चन बनाएगा और वो टर्नओवर निकालने के लिए आपको देगा। इस क्वेश्चन में भी वही किया हुआ है, डिस्काउंट बोला हुआ है। 3 तरीके का डिस्काउंट है, जो तुरंत आपका ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से है, कैश डिस्काउंट के हिसाब से है, अभी दे रहा है डिस्काउंट। फिर बोल रहा है बाद में कमीशन देंगे या अभी कमीशन देंगे। फिर कुछ और भी कह रहा है कि भैया सेल रिटर्न हो गया, पिछले साल का सेल रिटर्न था। कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि पिछले साल का सेल रिटर्न था। एक बात बताओ, कभी का भी सेल रिटर्न हो, सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न ही होता है ना। वो चाहे इस साल का सेल रिटर्न हो या पिछले साल का सेल रिटर्न हो, उसको तो हम लेस ही करेंगे अपने सेल से, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इसके सारे पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं। कैश डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है कि भैया कैश डिस्काउंट हमारे टर्नओवर से डिडक्ट नहीं होगा। क्यों होगा भैया? उसके बाद है टर्नओवर का डिस्काउंट होता है वो कम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। स्पेशल रिबेट अगर कोई कमीशन के नाम पे दिया हुआ है वो क्यों जाएगा, नहीं हटेगा। उसके बाद अपना हो गया अपना कौन सा स्पेसिफिक रिबेट अगर कोई दिया जाएगा कमीशन के नाम पे, या फिर दूसरा कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है जो स्पेशल रिबेट है, वो भी नहीं हटेगा हमारे टर्नओवर से ऑब्वियसली। प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न है, जो रिटर्न गुड्स रिटर्न है वो तो घटेगा ही, 100% चांस है कि उसको घटना ही है, घटाना ही पड़ेगा। एक स्पेसिफिक पॉइंट है इसमें शेयर और सिक्योरिटी के बारे में कि अगर शेयर एंड सिक्योरिटी को सेल किया तो वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। देखो दो बातें हैं, शेयर एंड सिक्योरिटी हम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रखते हैं और इसके अपना इन्वेंट्री के रूप में भी रखते हैं। तो जब अगर हम इन्वेंट्री के रूप में रखेंगे तो वो इन्वेंट्री हमारे सेल का ही पार्ट होगा, अगर वो सेल का होगा तो, ठीक है ना। तो जब अगर शेयर एंड सिक्योरिटी हम इन्वेंट्री के रूप में रखते हैं और उसको हम सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्नओवर में इंक्लूड होगा। लेकिन इस सवाल में उसको क्या बोला हुआ है, एज ए इन्वेस्टमेंट उसको रखा हुआ हमने। ये पॉइंट पढ़ जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मिस हो जाएगा तो इसको आप ऐड कर दोगे टर्नओवर में, जो कि ये ऐड होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके दो दो चीज़ तीन चीज़ आया, दो चीज़ तीन चीज़ आया, उसको आप एडलेस कर दो। अब डिस्काउंट है अलाउड टू सेल इनवॉइस पे किया है, ट्रेड डिस्काउंट है 8,20,000, उसको लेस कर दो,
ट्रेड डिस्काउंट स्पेसिफिकली दिया हुआ है 2,90,000 का, उसको लेस कर दो। उसके बाद एक और अपना क्या है लास्ट में, देखो इसमें सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न 19 का है 1,60,000, उसको भी लेस कर दो, ख़त्म होगी बात। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम लेस कर देंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल टर्नओवर, यानी 8.13 से हम लेस कर दिए, हमने लेस कर दिया अपना तीन तीन चीज़ लेस कर दिया, 8,20,000, ठीक है, 1,60,000, और एक और क्या लेस किया था हमने, 2,90,000। ये करने के बाद 8,30,00,000 आ गया हमारा टर्नओवर। और जबकि हमको टर्नओवर कितना चाहिए टैक्स ऑडिट के लिए, 5 करोड़ से ऊपर चाहिए। ठीक है ना। तो 5 करोड़ से ये ऊपर है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया हुआ 5% वाला, तो हम 1 करोड़ वाला लिमिट लेकर के चलेंगे। तो वहाँ पे हम 44AB का क्लॉज ए मेंशन कर देंगे और ए लिमिट लेकर के चलेंगे। अब देखते हैं, देखो हमारे अब देखो इसमें भी एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये देख लेते हैं। हम इसको करेंगे नहीं अभी, इसको करने के बाद मतलब कि जब हम अपना सारा क्लॉज पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि कोई पीके है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो टैक्स ऑडिट कंडक्ट कर रहा है 44AB में, और वो कहता है कि ना उसका ओपिनियन डिफेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उस केस में क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ये यहाँ पे कि मिस्टर कौशल है, ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 44AB में टैक्स ऑडिट कर रहा है और वो UDIN नहीं देना चाह रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न आ जाता है कि अगर वो कह रहा है कि हमारा कहीं पे वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, वहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो बताइए फिर हम कहाँ पे रखेंगे अपना वो जो है सो अपना UDIN। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये आ गया कि मिस्टर RB लिमिटेड इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, टर्नओवर इसका दिया हुआ है 150 करोड़, और इसमें बोल रहा है कि पहले जो है सो क्या है, पहले इसने क्या किया हुआ है कि 100 करोड़ का 150 करोड़ का डेप्ट जो है सो इसने बैड डेप्ट किया हुआ था। अब इसने 75 लाख का बैड डेप्ट रिकवरी कर लिया, तो ये क्या होगा, उसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, अब इसमें ये क्वेश्चन टैक्स ऑडिट के बारे में, ये GST के बारे में पूछा हुआ है इसमें। ठीक है। तो ये GST ऑडिट हम पढ़ेंगे, अभी तो डायरेक्ट टैक्स का ऑडिट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम GST ऑडिट भी पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या है, अब देखिए ये तो क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ठीक है। तो क्लॉज पढ़ने से 3CD के क्लॉज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें और जान लेते हैं ऑडिटर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टैक्स ऑडिट, आप एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। अगर किसी एक CA फर्म में 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो टोटल मिला करके 600 कर सकता है वो। ठीक है ना। 10 मल्टीप्लाई बाई 60, 600 हो गया। अब अगर पूरे फर्म में अकेला एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है और उस फर्म का 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो मेंबर हैं, पार्टनर हैं, तो एक ही अकेला बंदा 600 पे साइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ ही कोई दूसरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो कभी भी फिर साइन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या होती है कि ब्रांच जो होता है वो, अगर आप कर रहे हैं ब्रांच का ऑडिट और हेड ऑफिस का ऑडिट, तो वो एक ही ऑडिट माना जाता है। अब इसके अंदर में पेनाल्टी कितना है, अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया तो सिंपल सी बात है, टर्नओवर का 0.5% या 1,50,000, जो भी कम होगा वो आपका पेनाल्टी हो जाएगा। ठीक। 3CA और 3CB कब जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, तो वो ऊपर में उसको पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये मतलब कि दिमाग में रखना होगा कि जब टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो उस केस में आपको वर्किंग पेपर कौन सा रखना है। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें कुछ भी समझ में ना आए, अब वो बोलता है अगर 3CD के बारे में पूरा टैक्स ऑडिट के बारे में अच्छे से लिखो, तो आपको 44AB लिखना पड़ेगा। उसके बाद 3CD के कुछ क्लॉजेज लिखने पड़ेंगे, जो बेसिक पॉइंट्स है वो लिखना पड़ेगा, और ये भी लिखना पड़ेगा कि भैया वर्किंग पेपर कौन सा हमको लेना पड़ता है। तो सिंपल सा है, 5-6 वर्किंग पेपर है जो आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि प्रोनाउंसमेंट कोई है या मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो आपको रखना पड़ेगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रखना पड़ेगा, डिसीजन वेरियस पॉइंट्स पे जो आपने लिया है वो रखना पड़ेगा। जब आप ऑडिट करा रहे थे उस वक्त आपको कौन व्यक्ति थे जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, या कौन सा पर्सन थे जो वर्क डन करवा रहे थे, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफिकली रखना पड़ेगा। ठीक है ना।
उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3CA कब जाता है, जब स्टेटरी रिपोर्ट हमारे पास होता है या जिस कंपनी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिस एसएससी का कहीं पे भी स्टेटरी ऑडिट होने वाला होता है, उस केस में 3CA रिपोर्ट जाता है। ठीक है ना, फॉर्म 3CA जाता है। और जहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट नहीं होता वहाँ पे 3CB फॉर्म जाता है। ठीक है ना। फॉर्म 3C भरने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। 4 ऑप्शन होता है उसमें, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल और फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर आपका वो क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। अगर एप्लीकेबल है और उस में कुछ आपने किया हुआ है काम तो यस क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो क्लिक करेंगे। और उसके बारे में जो भी बात है वो फिल इन द ब्लैंक्स में हमको लिख देना होता है। ठीक है। हम चलते हैं फॉर्म 3CD के क्लॉज को पढ़ने के लिए। क्लॉज 1 में जो एसएससी होता है उसको अपना नाम लिखना पड़ता है, यानी किस नाम से वो अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है। क्लॉज 2 में उसको एड्रेस लिखना होता है कि कहाँ पे उसका बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है। क्लॉज 3 में उसको अपना पैन नंबर लिखना होता है। और क्लॉज 4 में उसको डिटेल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। ठीक। क्लॉज 5 में स्टेटस ऑफ एसएससी लिखना होता है। स्टेटस का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं क्या है। कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, फर्म है, कंपनी है, क्या है। क्लॉज 6 में प्रीवियस ईयर लिखना होता है। 7 में असेसमेंट ईयर। और 8 में जो है सो आपको वही सेक्शन 44 AB का जो 5 मैंने पढ़ाया था कि कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में टैक्स ऑडिट हो सकता है, तो उसमें से जो भी कंडीशन आपके ऊपर फॉल कर रहा है जिसके वजह से आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है उसको चूज़ करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है क्लॉज 8A। इसमें एक नया ये क्लॉज जुड़ा हुआ है इस साल से। इसलिए जुड़ा है क्योंकि 3 नए सेक्शंस आए हैं, 115 BAB, BA और BAA। ठीक है ना, ये 3 सेक्शन आए हैं। ये कंपनी के ऊपर में लगता है। तो कंपनी इस सेक्शंस के अंदर में 15% का टैक्स रेट लेती है, 22% का टैक्स रेट लेती है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्पेसिफिक है, अगर अलग अलग कंपनियों के लिए होता है। तो उस केस में अगर किसी कंपनी ने ये ले रखा है तो हम यस क्लिक करके और इसको हम फिल करते हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हाँ 115A का कंपनी ने अवेल किया है तो हम यहाँ पर उसको 8A में जा कर के हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब क्लॉज 9 में जो है सो एसोसिएट्स पर्सन या फर्म जो है इनका जो है सो पार्टनरशिप जो भी रेशियो वगैरह है या पार्टनर्स का है वो हम लिखते हैं। 10 में जो है सो नेचर ऑफ बिजनेस लिखा जाता है। 10B में अगर कोई चेंज हुआ है, वही 9B में वही हम लिखेंगे। अगर कोई चेंज पार्टनरशिप में कोई चेंज आया है वैसे ही 10B में भी अगर कोई बिजनेस में चेंज आया है तो वो हम लिखते हैं। उसके बाद 11 आता है और 11B आता है। 11 होता है बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है। 11 में फिर यही होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस पे रखा है या ब्रांच में रखा है, कहाँ पे रखा है, और कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चेक किया है वो भी आपको लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ऑडिट चेकलिस्ट दी हुई है। ये कभी एग्जाम में आ भी सकता है कि ऑडिट चेकलिस्ट क्या है। तो आपको सिंपल सा 44AA का रेफरेंस देना होगा कि 44AA में कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स है जिसके लिए जो है सो लिस्ट दी हुई है कि उनको कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है ना। क्लॉज 12 में अगर प्रिजेम्पटिव इनकम में आप आए हुए हैं, 44AD जो मैंने आपको बताया था, 44AD, ADA, AE, AF, AB, 44B, BBA, इन सभी को अगर आप अवेल कर रहे हैं ठीक है ना, तो आप जा करके इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर आप किसका ऑडिट भी हो रहा है और किसी दूसरे किसी और भी बिजनेस है जिसमें आप 4480 वगैरह आप अवेल कर रहे हैं तो आप मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आता है क्लॉज 13 में जो है सो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो भी है एम्प्लॉय इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो भी अकाउंटिंग हमने अडॉप्ट किया था उसके बारे में लिखना होता है। अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग मेथड है तो वो हमको मेंशन करना होता है। ठीक है ना। वैसे सबका तो मर्केंटाइल ही होता है, अगर कंपनी वगैरह है तो कोई कोई कैश बेसिस पे भी जाते हैं तो वो हमको यहाँ पे मेंशन कर मेंशन करना होता है। उसके बाद 13D में 145 के बारे में हमको लिखना होता है। ICDS के बारे में लिखना होता है कि 10 ICDS जो होते हैं वो हमने फॉलो अप किया है कि नहीं किया है। ठीक है। ICDS के लिए एक वीडियो अलग से आएगा आपके लिए। ठीक है, कि कौन सा ICDS क्या बोलता है उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। उसका 14 नंबर के जो क्लॉज होता है उसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि भैया, अच्छा 13 का A मैं बता दूं क्या,
उसमें कुछ नहीं है, आपको रिव्यू करना है। 13 का ए जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड चेक करते हैं तो उसमें सिंपली जा करके हम ये देखते हैं कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने पिछले साल लगाया था वो इस साल भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इंक्वायरी कर लेते हैं, मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं, यही सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद 13D में भी हम वो देखने का काम करते हैं। अपना क्या देखने का काम करते हैं कि 145 ICDS एप्लीकेबल है, तो अगर है तो वो लगाया है कि नहीं लगाया है, रिपोर्ट करते हैं अगर गलत लगा हुआ है तो। ठीक है। उसके बाद क्लॉज 14 आता है। क्लॉज 14 में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है कि नहीं है, अगर है तो वो कितना कितना है, क्वांटिटी वाइज डिटेल आपसे मांगता है, वो सारी डिटेल आपको इसमें लिखनी होती है। उसका वैल्यूएशन कैसे है वो लिखना होता है, उसका वैल्यूएशन किया है कि नहीं, स्टॉक टेकिंग किया है कि नहीं, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको 14 में, क्लॉज 14 में सारी मेंशन करनी होती है, ठीक। क्लॉज 15 में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में, कैपिटल एसेट्स अगर कोई एक्वायर किया है आपने, ठीक है, सॉरी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं है। क्लॉज 15 में आपको जो है सो कोई कैपिटल एसेट अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र किया है तो उसके बारे में लिखना होता है कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, ट्रांसफ़र किया है तो कितने पे ट्रांसफ़र किया है, ठीक है ना। यही सारी बातें आपको लिखनी होती है। क्लॉज 16 उसके बाद आता है 16, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि जो अमाउंट आपने क्रेडिट नहीं किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि होना चाहिए था। ठीक है, यानी सेक्शन 28 जो पीजीईपी का सेक्शन 28 है वो कहता है कि ये फॉलोइंग थिंग्स जो है सो इनकम बनेगा आपका पीजीईपी का, लेकिन आपने उसको इनकम नहीं बनाया है, क्रेडिट नहीं किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्यूटी रिफंड, ठीक है ना, ये सब जो होता है ड्रॉबैक, ये सब क्या होता है ये सब इनकम होता है। लेकिन अगर आपने इनको इनकम नहीं बनाया है तो आपको 16 क्लॉज 16 में मेंशन करना होता है। देखो ध्यान रखने वाली बात यही है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि ड्रॉबैक के बारे में हमने देखा है कंपनी में, लेकिन तो उसको हम कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, तो आपको यही क्लॉज 16 मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्शन 28 के हिसाब से जो क्रेडिट होना चाहिए अगर वो क्रेडिट नहीं हुआ है और उसको हमने पीजीपी का इनकम नहीं दिखाया है तो उसको हम क्लॉज 16 में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। अब क्लॉज 16 ई से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आपसे एग्जांपल पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा कैपिटल रिसिप्ट्स है जिसको हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये 6 नंबर का एक पॉइंट आता है, ठीक है ना, 16 ई के 6 नंबर का पॉइंट की सिंपल सी बात है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स हम सेल किए हैं उसको तो हमने क्रेडिट नहीं कर लिया, या कंपनसेशन कोई हमें रिसीव हुआ वो तो हमने क्रेडिट नहीं कर लिया, ठीक है ना, कोई ग्रांट मिला या फिर कैपिटल सब्सिडी मिला तो इन सबको हमने क्रेडिट तो नहीं कर लिया, ये सब चीज़ हमको चेक करना होता है। तो ये चीज़ आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा और बोलेगा इन्यूमरेट कीजिए या फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये कौन से क्लॉज में जाएगा, या फिर क्लॉज 16 ई का रेफरेंस दे करके पूछेगा कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसको हम चेक करेंगे। तो यही 4 एग्जाम्पल आपको देना चाहिए, ठीक है। अब क्लॉज 17 में अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है आपके बिजनेस में, वो ट्रांसफ़र हुआ है तो हम उसको देखेंगे, उसका ट्रांसफ़र डीड देखेंगे कि सेक्शन 43 CA या 50C के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या लिया हुआ है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र प्राइस में कंसिडरेशन क्या टेक किया हुआ है। तो ये सारी बातें अब लिखते हैं। उसके बाद क्लॉज 18 आता है, उसमें सारे डेप्रिसिएशन की बातें करते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा नया एसेट इस बार ख़रीदा है, पहले से कौन सा एसेट्स था, और उसके हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका लेते हैं, नंबर डेज़ लेते हैं, कितने दिन यूज़ हुआ इस साल, ठीक है, कौन सा सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट्स, उस हिसाब से हम डेप्रिसिएशन का सारा कैलकुलेशन कर करके डेट वाइज हम लिखते हैं क्लॉज 18 में। क्वेश्चन में अगर कभी आ जाएगा कि 32 AC AD 33 AB वगैरह इन सभी चीज़ों से कोई खर्चा एडमिशेबल है और उसके बारे में आपको लिखना है तो कौन से क्लॉज में लिखोगे, तो क्लॉज 19 का रेफरेंस देंगे, क्योंकि क्लॉज 19 में ही जो भी सेक्शंस 32 AC AD AB ABA 35A जो एक स्पेशल कंडीशन होता है ना, स्पेशल बिजनेस वाला, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसके बारे में अगर हम कहीं मेंशन करते हैं तो वो हमको क्लॉज 19 में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। क्लॉज 20 आता है। क्लॉज 20 बोलता है बोनस और कमीशन के बारे में। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कमीशन और बोनस दिया है, लेकिन कौन सा नॉर्मल जो बोनस और कमीशन देते हैं वो प्रॉफिट और डिविडेंड
के रूप में नहीं दिया होना चाहिए। यानी अगर एम्प्लॉयर कहता है कि अगर हमारा इतना प्रॉफिट होगा तो हम आपको बोनस देंगे, या फिर डिविडेंड के रूप में हम आपको बोनस दे देंगे, तो वो वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपल सा अगर बोनस कमीशन कोई मिला हुआ है तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लॉज 20 में हम मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लॉज 20B में हम उसके बाद ESI CPF वगैरह जो होता है वो हम जो एम्प्लॉय से अपने कलेक्ट करते हैं और उसको ड्यू डेट से पहले पे करना होता है, वो वाला लिस्ट हम इसमें डालते हैं। मंथ वाइज लिस्ट लेते हैं कि भैया कब हमने कलेक्ट किया और कब हमने पे किया, ड्यू डेट क्या था उसका और डेट ऑफ पेमेंट क्या था, वो सारी लिस्ट हम इसमें 20B में, क्लॉज 20B में डालते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। क्लॉज 21 जो है थोड़ा सा हॉट टॉपिक होता है। इसमें हम लिस्ट डालते हैं उन एक्सपेंडिचर का, जैसे कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, पर्सनल नेचर का हो गया, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो पम्पलेट वगैरह पे हम डालते हैं, अगर वो हमने डेबिट किया हुआ है तो उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे 21A में। 21B में 40A से रिलेटेड वाले खर्चे को हम मेंशन करेंगे, यानी TDS हमको काटना था लेकिन हमने काटा नहीं, तो उस केस को हम मान लो डेबिट कर लिए हुए 100%, अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 21B में, तो फिर हमको 30% या 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो वाला चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है ना। 21C में फिर उसी बात का है कि अगर कोई पेमेंट के बाद ही हमको डिडक्शन मिलता है तो उसके बारे में हम लिखेंगे। इंटरेस्ट बोनस कमीशन हमने दे दिया है और उसका हमने पेमेंट नहीं किया है तो हमको डिसअलाउ हो जाएगा, तो इसलिए हम उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हाँ उसका डेट ऑफ पेमेंट क्या था। 21D में उसी का हमको पूरा डिटेल हमको लिखना पड़ता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का कोई कैश अगर हमने पेमेंट किया है, ठीक है, तो किस केस में किया है, कब किया है, वो सब चीज़ सारी डिटेल हमको 21D के अंदर में जो नेक्सर होता है उसमें हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्लॉज नंबर 23। इसमें वही है, रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है ना 48A में, उसके बारे में लिस्ट आपको देना होता है। पहले तो आपको स्पेसिफाइड पर्सन का लिस्ट बनाना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है, फिर उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताना पड़ता है, अमाउंट क्या है, उससे कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है ना, कौन से हेड में आपने ट्रांजेक्शन किया ये बताना पड़ता है। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी है, वो बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। देखो क्लॉज 19 में एक्सपेंस डेबिट करना था, एक्सपेंस के बारे में आपको लिखना था 32AC AD और AB AC 3511, इन सब का जो एक्सपेंस है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे क्लॉज 24 में आपको डिम्ड इनकम के बारे में लिखना है कि 32AC वगैरह से डिम्ड इनकम आपको कितना हुआ है और आपने कितना जो है सो क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है ना। अब आता है क्लॉज 25। क्लॉज 25 में उन इनकम के बारे में आपको रिपोर्ट करना होता है जो ऑलरेडी पहले हम कभी उसका एक्सपेंस हमने क्लेम किया हुआ है और अब हम उसको रिकवर कर रहे हैं, तो वो इनकम हमको फिर से अपना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लॉज 25 के रेफरेंस से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। बैड डेप्ट आपको दे देगा, उसमें बोलेगा कि भैया पिछले साल में बैड डेप्ट हो गया हुआ था और इस साल उसका रिकवरी हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ, उसको पढ़ना, इससे बन जाएगा। वो 25 क्लॉज को मेंशन करना होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इस चीज़ में हमको ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि वो डेबिट हुआ था कि नहीं हुआ था पिछले साल, या पिछले कभी भी पुराने किसी भी साल में। तो उसके लिए लिस्ट हमको लिखना पड़ता है कि कौन सा पर्सन है, उससे अमाउंट कितना इनकम का आया है, कौन से सेक्शन का रेफरेंस है, और ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में हमको बताना पड़ता है कि टोटल कितना इनकम हमारा बनेगा इस साल। अब क्लॉज 26 में हमको रिपोर्ट करना पड़ता है कि पिछले साल में हमने जिसका क्लेम ले लिया हुआ है 43B में, पेमेंट के बेसिस पे हम क्लेम लेते हैं यानी डिडक्शन लेते हैं। उस केस में हम पिछले साल में किसको हमने लाइबिलिटी दिखाया था और पेमेंट किया है इस साल। ठीक, या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में हम बताते हैं जिसका हमने ड्यू डेट में पेमेंट इस साल करना था और हमने कर दिया, तो वो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग देते हैं। ठीक है ना। हम डेट ऑफ पेमेंट लिखते हैं और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, और यहाँ पे तब हम उसको जब डिस्क्लोज़ करेंगे तो उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। अब 43B में बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे सेल, कमीशन, टैक्सेस वगैरह, इंटरेस्ट, इन सब का पेमेंट हम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेसिस ही दिया जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब डिडक्शन जो है सो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ही दिया जाता है, तो इन लिस्ट को हम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर सवाल में क्वेश्चन मतलब कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये लिस्ट में से कोई 2-3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा इसका पेमेंट इस डेट को हुआ है, कहाँ पे रिपोर्ट करोगे आप। 27A में आपको GST या सेंट्रल वैट का जो भी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है कि आपके पास कितना अवेलेबल है और आपने कितना यूटिलाइज़ किया है प्रीवियस ईयर में। उसका 27B आता है, इसमें हम रिपोर्ट करते हैं प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर को भी, यानी प्रायर पीरियड इनकम को भी या प्रायर पीरियड
लॉस को भी अगर कोई हुआ है तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन से साल का ये है, प्रायर पीरियड कौन से साल से रिलेट करता है। क्लॉज 28 में अगर एसएससी ने कोई भी शेयर रिसीव किया है, उस कंपनी का शेयर जो कि जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे 28 में रिपोर्ट करते हैं। फिर 29 में, क्लॉज 29 में हम वो इनकम रिपोर्ट करते हैं जो मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी से रिसीव किया हुआ है और फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है उसका, लेकिन आपने कम में रिसीव कर लिया है। ठीक है ना। तो 29 में से रिलेट 28 और 29 सिंपली सा अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई है आपका 50 सेक्शन 56 टू 10 वाला, तो वो सारे इनकम को हम सेक्शन 28 और 29 में रिपोर्ट करते हैं। ठीक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, इसको देखना है, 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। ठीक है ना। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट डाल दीजिएगा। क्लॉज 30 जो है सो हुंडी से रिलेटेड है, यानी ये कहता है कि अगर कोई बोरो मनी किया हुआ है कैश में, ठीक है, और उसका प्रीपेमेंट भी आपने कैश में किया, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट उसको कर दीजिए। अब 30 और कैपिटल ए, 30 कैपिटल ए में जो क्लॉज है वो आपको बोलता है कि प्राइमरी एडजस्टमेंट, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में 2 एडजस्टमेंट होता है, एक प्राइमरी एडजस्टमेंट, एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट। प्राइमरी एडजस्टमेंट सिंपली से ये होता है कि आपका आर्म लेंथ प्राइस बढ़ा दिया जाता है और उस केस में जो है सो आपको टैक्स कर दिया जाता है उसी रेट पे जिस रेट पे आपका आर्म लेंथ प्राइस है। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपको उतना पैसा, जितना पैसा बढ़ाया गया है वो पैसा आपको रिपेट्रिएट करना पड़ता है विदिन 90 डेज़। ठीक है। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट और प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो है सो रिपोर्टिंग आपको 30A और 30B में करना होता है। 30A में करना होता है और 30B में इंटरेस्ट के बारे में करना होता है। यानी ये अगर आप एसोसिएट्स को इंटरेस्ट देते हैं वो तो 30% तक का एक रेट बनाया हुआ है कि 30% मैक्सिमम EBIDT के 30% तक ही आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप 30B में आपको ये करना पड़ता है कि आपने 30% ही आपने इंटरेस्ट उनको दिया है। 31 क्लॉज जो है इसमें आपको 269 एसएस के अंदर में बोलता है कि आपको एक 20,000 से ज़्यादा का आप अगर लोन लेते हैं तो आपको चेक के थ्रू ही लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपका डिपॉजिट और लोन के बारे में बोल रहा है कि अगर आपने 269 एसएस में जो लिमिट दिया है उससे ज़्यादा में अगर कोई लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो उसका अमाउंट वगैरह आपको लिखना होगा, डेट लिखना होगा, रीपेमेंट किया है कि नहीं किया है, इनकी सारी डिटेल आपको लिखनी होगी। देख, इसमें टोटल 4 क्लॉजेज होते हैं। 31 के अंदर में ना ABCD 4 होता है। तो ए में बोलता है वो लोन एंड डिपॉजिट के बारे में, और बी में बोलता है वो किस चीज़ के बारे में, तो स्पेसिफाइड सम के बारे में। और सी में वो बोलता है रीपेमेंट के बारे में कि जो आपने लोन लिया है उसका रीपेमेंट किया है कि नहीं किया है। और स्पेसिफाइड ये लोन एंड डिपॉजिट का रीपेमेंट होता है। और डी में आपका स्पेसिफाइड सम का रीपेमेंट के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक। 32 में आपको ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉस और इसका डेप्रिसिएशन के बारे में आपको इंपोर्ट करना होता है प्रीवियस ईयर से। 33 में आपको डिडक्शन, अगर आपने 10A से लेकर के 10A तक कोई भी सेक्शन आपने डिडक्शन आपने क्लेम किया हुआ है चैप्टर 6 में, तो उसका डिटेल आपको देना होता है। उसके बाद 34 में आपको TDS की सारी डिटेल देनी होती है, सेक्शन वाइज डिटेल देना होता है, एक्सपेंडिचर वाइज डिटेल देना होता है सारा, कि कितना कटना चाहिए था, कितना काटा आपने, कब जमा किया, ये सारी चीज़ें देनी होती है। उसका 34 में ही आगे आपको इंटरेस्ट के बारे में भी डिटेल देना होता है कि भैया इसमें कितना इंटरेस्ट बन रहा था और आपने इंटरेस्ट कितना पे किया TDS के ऊपर में। फिर 35 में आपको स्टॉक्स के बारे में डिटेल देनी होती है, ट्रेडिंग है या क्वांटिटेटिव डिटेल। ट्रेडिंग है तो क्वांटिटेटिव डिटेल दीजिए फिनिश गुड्स का, अगर ट्रेडिंग नहीं है मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल का भी आपको सारा डिटेल देना होता है। ये अब रेलिवेंट नहीं रह गया क्योंकि 115 वो हट ही चुका है, तो इसलिए रेलिवेंट नहीं है 36 क्लॉज। अगर कोई कॉस्ट ऑडिट हुआ है तो 37 क्लॉज में आपको उसकी डिटेल देनी होती है। एक्साइज का ऑडिट हुआ है तो 38 में उसका डिटेल देना होता है। और सर्विस टैक्स का ऑडिट हुआ है तो 39 में उसका डिटेल देना होता है। ठीक है। फिर आता है क्लॉज 40। क्लॉज 40 में आपको पूरा रेशियो बना करके देना पड़ता है, टर्नओवर, ग्रॉस रेशियो, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड का रेशियो, मटेरियल कंज्यूम का रेशियो। ठीक। 41 में आपको डिमांड या रिफंड अगर कोई रेज हुआ है तो उसका आपको डिटेल देना होता है। उसके बाद बॉन्ड वॉन्ड इशू करने के लिए फॉर्म होता है, फॉर्म 60, 61 वगैरह, तो वो सब चीज़ अगर किया हुआ है तो आपको 42 में रिपोर्ट करना पड़ेगा फिर। ठीक है। और 43 में आपको अगर किसी एसएससी का कोई अल्टरनेट एंटिटी है या फिर कोई पेरेंट एंटिटी है तो उसको एक फॉर्म होता है 3CACE, वो फॉर्म भी इशू करना होता है। तो वो आप चेक कर लेंगे कि अगर कोई अल्टरनेट एंटिटी है तो उनने
भी मतलब वो फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। उसका क्लॉज 44 में ब्रेकअप आपको डालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, जो भी जीएसटी है उसका, ठीक है ना, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई हो सके। तो इस तरीके से आपका पूरा क्लॉज मैंने समझा दिया है, और इसके साथ ही जो है सो मैंने मेमोरी टेक्निक डाल दिया हुआ है दूसरे वीडियो में, आप सर्च कर लेंगे, हमारे ही प्लेलिस्ट में है, ठीक है, कि ट्रिक टू रिमेंबर ऑल क्लॉजेज अंडर 3CD। ठीक, उससे आप याद कर लेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्ट टैक्स का आपका ऑडिट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का ऑडिट।